Hello students, today we are going to discuss about room turnover activities by the scrub person. स्क्रब पर्सन की जो एक्टिविटीज़ होती है एक सर्जिकल प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद एट द एंड ऑफ द केस ख़त्म हो गया तो उसके बाद उसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ओटी के अंदर। पेशेंट जो होता है ओटी के अंदर उसको सेंटर कंसिडर किया जाता है, वो फोकल पॉइंट होता है और उसके साइड जो एरिया होता है वो स्टेराइल होता है। उसके साइड से जो एरिया होता है वो स्टेराइल होता है। अब जब पेशेंट अब सर्जरी हमने ख़त्म की, सर्जरी केस ख़त्म हो गया, पेशेंट रूम से बाहर निकला, उसके बाद स्टेराइल फील्ड जो होता है उसको ब्रेक किया जाता है। स्क्रब पर्सन जो होता है वो उसको ब्रेक करता है। अब इसमें क्या होता है, जब वो ब्रेक करेगा तो उसे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगाने होते, ग्लव्स, मास्क, प्रोटेक्टिव आई वियर, कैप होनी चाहिए, गाउन होना चाहिए। जब डिसमेंटलिंग प्रोसीजर जो कि हमने डिस्कस किया तो उसके लिए पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगाने होते हैं। अब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है स्क्रब पर्सन की एंड ऑफ द प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद, जिसमें सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, मायो स्टैंड जो होता है या इंस्ट्रूमेंट टेबल उसको पुश करना होता है। ऑपरेटिंग टेबल जो होता है, ओटी टेबल जो होता है, जब भी हम पेशेंट के ऊपर ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे, ड्रेप्स जो होते हैं पेशेंट के ऊपर, स्टेराइल शीट जो होते हैं उनको रिमूव हम करते हैं। और ये जो शीट्स होते हैं उनको आप रोल करोगे स्टार्टिंग फ्रॉम हेड ऑफ द पेशेंट के हेड से आप रोल करना स्टार्ट करोगे टुवर्ड्स द फुट, ताकि इससे क्या हो जाएगा, एयरबॉर्न कंटेमिनेशन जो होती है उसको हम प्रिवेंट करेंगे। अब इन ड्रेप्स या इन शीट्स को पुल नहीं करना होता बल्कि रोल करना होता है। जब भी आप रिमूव करोगे ड्रेसिंग अप्लाई करने के बाद उनको रोल करना होता है। अब ड्रेप जब आपने रिमूव किए ड्रेप्स को प्रॉपरली चेक करना होता है कि इनमें कोई टॉवल क्लिप मत है, कोई इंस्ट्रूमेंट मत है या और कोई आइटम मत है उनके साथ। क्योंकि जब भी हम इनको डिस्कार्ड करेंगे, जैसे कि डिस्पोजेबल ड्रेप्स जिनको हम डिस्कार्ड करते हैं, तो इंस्ट्रूमेंट उसी के साथ चला जाएगा, अब डिस्पोजेबल ड्रेप्स जो होते हैं उनको हम बायोहैजार्ड कंटेनर में रखते हैं, डिस्पोज करते हैं। कुछ ड्रेप्स जो सॉलिड होते हैं या डिस्पोजेबल या रीयूजेबल आइटम्स जो होते हैं उनको प्रॉपरली हैंडल करना चाहिए। और प्रॉपरली हैंडलिंग में क्या करना होता है, उनको ज़्यादा देर तक हैंडल नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सॉलिड स्पंजेस जो होते हैं या और बायोलॉजिकल कंटेमिनेटेड वेस्ट जो होता है उनको हम डिस्कार्ड करते हैं। डिस्पोजेबल आइटम्स जो होते हैं उनको हम बायोहैजार्ड कंटेनर्स में रखते हैं अकॉर्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, उनमें रखते हैं। अनयूज्ड स्पंजेस या ड्रेप्स जो होते हैं उनको डिस्कार्ड करते हैं मेन ट्रेश में। शार्प आइटम्स जो होते हैं उनको हम केयरफुली सेफली डिस्पोज करते हैं। और जब भी आप नाइफ हैंडल को हैंडल करोगे, नाइफ हैंडल जो होती है, नाइफ ब्लेड जो होते हैं उनको हैंडल करोगे, ट्रोकार्स को हैंडल करोगे, बर्स या बिट्स जो होते हैं, सर्जिकल नीडल्स को, तो उनको स्पेशल केयर करना चाहिए। स्पेशल केयर शुड बी टेकन जब भी आप इन शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को हैंडल करोगे। इलेक्ट्रोसर्जिकल टिप जो होता है उसको रिमूव करना होता है और डिस्पोजेबल आइटम्स जितने भी होते हैं उनको डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। अब शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को जब आप हैंडल करोगे तो केयरफुली हैंडल करना चाहिए, उससे इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होता है। इंस्ट्रूमेंट्स जब भी आप बेसन के अंदर जब आप इंस्ट्रूमेंट्स रखोगे तो उन इंस्ट्रूमेंट्स को प्रॉपरली ओपन करके रखोगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वायर मैश बास्केट भी हम यूज़ करते हैं। मैश बास्केट जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो बॉक्स लॉक्स होते हैं, सीरिएशंस होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, उनको ओपन करके रखना होता है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसीजर इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर आपको ब्लड या टिश्यूज़ या बोन पार्टिकल्स होंगे, उनको रिमूव करना चाहिए। जितना पॉसिबल होगा ड्यूरिंग द केस उनको रिमूव करना चाहिए। इंस्ट्रूमेंट जितने भी हमने यूज़ किए या कुछ इंस्ट्रूमेंट जो कि टेबल के ऊपर होंगे, जो कि अनयूज्ड होंगे, उनको डिकंटेमिनेट करना चाहिए, प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर, क्योंकि अनयूज्ड इंस्ट्रूमेंट्स भी कंटेमिनेटेड कंसीडर किए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्या करते हैं, जब भी आप इंस्ट्रूमेंट
सर्जरी के बाद उनको डिकॉन्टेमिनेट करना होता है, तो सबसे पहले उनको प्री सोक करना है, प्री रिनस करना होता है। जब भी आप प्रोसेस करोगे उनको डिकॉन्टेमिनेशन के लिए या वॉशर स्टरलाइजर के लिए, तो सबसे पहले उनको प्री रिंस प्री सोकिंग करनी होती है, ताकि उनके ऊपर जो डेब्रीज होगी, ब्लड होगा, वो सॉफ्ट हो जाएगा और रिमूव हो जाएगा। नाइफ ब्लेड्स जो होते हैं वो केयरफुली रिमूव करने होते हैं। हेवी हीमोस्टेट जो होता है वो यूज़ करना चाहिए ब्लेड रिमूव करने के लिए, ना कि फिंगर्स, क्योंकि उससे इंजरी हो सकते हैं। अब जब भी आप सॉल्यूशन जो हम यूज़ करते हैं सर्जिकल प्रोसीजर में, डिफरेंट सॉल्यूशंस, उनको डिस्पोज करना चाहिए। सक्शन बोतल जो होता है उनके अंदर जो फ्लूइड कलेक्ट होगा, सॉल्यूशन कलेक्ट होगा, उसको डिस्पोज करना चाहिए। तो उस टाइम भी आपको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगाने होते हैं। स्क्रब पर्सन जो होता है वो गाउन रिमूव करता है, ग्लव रिमूव करता है एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। जब ये सब चीज़ उसने किया है, प्री रिंसिंग, प्री सोकिंग होगी, इंस्ट्रूमेंट्स को सेपरेट किया, डिस्पोजेबल आइटम्स को डिस्कार्ड किया, तो उसके बाद वो गाउन जो होता है वो सबसे पहले रिमूव करेगा, उसके बाद ग्लव रिमूव करेगा। तो गाउन रिमूव करने के लिए स्क्रब पर्सन जो होता है उसके बैक साइड से सर्कुलेटिंग नर्स आ जाएगी, तो नेक के पीछे जो टाइज होते हैं उनको ओपन करेगा। ओपन करने के बाद स्क्रब पर्सन जो होता है वो गाउन रिमूव करेगा। गाउन रिमूव करने के बाद ग्लव रिमूव करेगा, और रिमूव करने के बाद हैंड्स वॉश करने होते हैं प्रॉपरली। हैंड्स वॉश करना होता है, एंटी माइक्रोबियल सोल्यूशन हम यूज़ कर सकते हैं, या सोप जो होती है एंटी माइक्रोबियल सोप वो यूज़ करते हैं। और इस कार्ट को जिसके अंदर हमने मैश बास्केट के अंदर जिसको हमने रखा है इन इंस्ट्रूमेंट्स को, उनको हम ले जाते हैं बाद में प्रोसेसिंग एरिया के लिए, जहाँ पे हम इनको प्रॉपरली डिकॉन्टेमिनेट करेंगे। तो उस टाइम भी आपको ग्लव्स लगाना होता है, एग्जामिनेशन ग्लव्स, जब भी आप इनको ट्रांसपोर्ट करोगे। केस कार्ट जो होता है जिसके ऊपर ये इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, तो उस टाइम भी आपको एक एग्जामिनेशन ग्लव्स लगाना होता है। अब अगर हम बात करेंगे रूम टर्नओवर की, कैसे हम क्लीन करते हैं रूम को, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स बाहर निकले। अब जब पेशेंट बाहर निकलना, तो जो एनवायरमेंटल सर्विस पर्सनस होते हैं, क्लीनिंग पर्सनस होते हैं जो कि रूम क्लीनिंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स लगाते हैं। तो उसके बाद जितने भी इक्विपमेंट्स या फर्नीचर होगा उनको प्रॉपरली वाइप आउट करेंगे। स्ट्रेचर या ट्रांसपोर्ट कार्ड्स जो हमने यूज़ किए पेशेंट के लिए, तो उनको हम क्या करेंगे, उनको क्लीन करेंगे प्रॉपरली सर्जिकल प्रोसीजर ख़त्म होने के बाद। ग्लव, लेकिन उसके लिए भी आपको पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स उनको लगाने होते हैं, जो कि क्लीनिंग पर्सनल होते हैं, जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सबसे पहले ओवरलाइट, जो ओवरहेड ऑपरेटिंग लाइट्स होता है, ओटी रूम के अंदर जो लाइट्स होते हैं उनको वाइप आउट करना होता है, उनको प्रॉपरली क्लीन करना होता है, क्लीन क्लोथ से वाइप आउट करना होता है। और उसके लिए हम सपोरिसाइडल डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, जो कि स्पेशली उनके लिए सूटेबल होगा, लाइट्स के लिए सूटेबल होगा। लाइट्स को हम प्रॉपरली क्लीन करते हैं, उनके ऊपर अगर डस्ट होगी या ब्लड और कुछ होगा तो उससे वाइप आउट करेंगे। फर्नीचर जो ओटी रूम के अंदर होगा, उनकी सरफेस, टेबल्स, इक्विपमेंट्स, एनेस्थीसिया मशीन, उनको हम सपोरिसाइडल डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन से प्रॉपरली वाइप आउट करते हैं, जो कि उनके लिए सूटेबल होगा। जितने भी सरफेस होते हैं, लाइक मैट्रेस होगा, पेड्स होंगे, ऑपरेटिंग बेड के ऊपर जो होते हैं सरफेस, उनको हम वाइप आउट करते हैं, क्लीन करते हैं। और सेफ्टी स्ट्रिप्स जो होते हैं, सेफ्टी बेल्ट जो होते हैं बिटवीन द पेशेंट्स, उनको क्लीन करना चाहिए, उनको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। मोबाइल फर्नीचर जो होगा, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकेंगे, उनको पुश करना चाहिए। तो उनकी सरफेस जो होती है उनको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन से। एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स लाइक मास्क, एनेस्थीसिया ट्यूबिंग, जो कि डिस्पोजेबल होते हैं, उनको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं। अब अगर कोई आइटम रीयूजेबल होगा, कोई ट्यूबिंग रीयूजेबल होंगे, उनको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए, स्टराइल करना चाहिए। बिटवीन द पेशेंट्स के दरमियान उनको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। अब लैरिंजास्कोप ब्लेड्स जो होते हैं, हैंडल जो होते हैं, उनको डिसअसेंबल करना चाहिए प्रॉपरली, उनको डिकॉन्टेमिनेट करना चाहिए, डिसइंफेक्ट करना चाहिए। नॉन क्रिटिकल आइटम्स जैसे कि ब्लड प्रेशर कप्स, उनको वाइप आउट करना चाहिए, सपोरिसाइडल डिसइंफेक्टेंट बिटवीन द पेशेंट्स उन पे यूज़ करना चाहिए।
फ्लोर्स जो होते हैं, फ्लोर्स को हम क्लीन करते हैं, मॉप करते हैं, मॉपिंग करते हैं। वॉल्स जो होते हैं उनको क्लीन करते हैं। अगर उन पे ब्लड आया होगा या ऑर्गेनिक डेब्रीज होगी बिटवीन द सर्जिकल प्रोसीजर के दरमियान आपको लग रहा है कि वॉल्स पे ब्लड आ गया है, तो उसको क्लीन करना चाहिए, उसको प्रॉपरली वाइप आउट करना चाहिए। अदरवाइज एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर हम कर सकते हैं या वीकली हम उनको वॉल्स को क्लीन कर सकते हैं। फ्लोर्स जो होते हैं उनको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट रूम टर्नओवर एक्टिविटीज़ या मेंटेनिंग द सर्जिकल एनवायरनमेंट, एस्टैब्लिशिंग द सर्जिकल एनवायरनमेंट। सर्जिकल एनवायरनमेंट में हम क्या करते हैं, जितने एट द एंड ऑफ द प्रोसीजर टर्नओवर हम कहते हैं क्लीनिंग। टर्नओवर की अगर हम बात करेंगे, रूम टर्नओवर, उसको हम कहते हैं क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन। टर्नओवर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है दैट इज क्लीनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग रूम बिटवीन केसेस फॉर नेक्स्ट पेशेंट्स अराइवल। और जब भी नेक्स्ट पेशेंट आ जाएगा, एक केस हमने ख़त्म किया, उसके बाद दूसरा पेशेंट ओटी के अंदर आ जाएगा, उससे पहले ओटी को रेडी रखना है। ओटी में जितने भी सप्लाईज होते हैं वो स्टेराइल होनी चाहिए, ओटी एनवायरनमेंट मेंटेन करके रखना होता है। स्क्रब पर्सन जो होता है डिसमेंटल करता है इंस्ट्रूमेंट टेबल, तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि हमने डिस्कस किए, वो फॉलो करने होते हैं। इंस्ट्रूमेंट्स को बाहर निकालना होता है, सेपरेट करके रखना होता है, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स अलग रखने होते हैं, डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स अलग रखने होते हैं। उसके बाद ओटी के अंदर जितने भी सप्लाईज होते हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं, उनको प्रॉपरली डिसइंफेक्ट करना होता है। जैसे कि ऑपरेटिंग लाइट्स होते हैं, फर्नीचर होता है, एनेस्थीसिया इक्विपमेंट्स होते हैं, लैरिंजोस्कोप्स होता है, फ्लोर या वॉल्स, उनको मॉप करना चाहिए, प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। सो दिस इज इन ब्रीफ अबाउट रूम टर्नओवर, रूम टर्न एक्टिविटीज़, कैसे हम ओटी एनवायरनमेंट एस्टैब्लिश करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ फॉलो करनी होती है एट द एंड ऑफ द केस, तो ये हमने डिस्कस किया। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।